प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। और ये वीडियो लेक्चर आपका बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स का पेपर थर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स का वीडियो लेक्चर नंबर 29। ठीक है, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में स्टार्ट करने से पहले ये देख लें कि हमने इसे प्रीवियस वीडियो लेक्चर का छोड़ा था। लेक्चर नंबर 28 में हम उसको पढ़ रहे थे। क्या चीज़ था हमारे टॉपिक में? एक थ्योरम थी थेवेनिन प्रमेय। मैं डाल देता हूँ मैं। थेवेनिन ये वैज्ञानिक का नाम था। ठीक है, तो इनके नाम के आधार पर ये थ्योरम इसमें लिखी जाती है। क्या स्टेटमेंट था, एक बार रिवीजन करा लें, थोड़ा सा रिव्यू कर लीजिए। क्या था कि किसी भी दो टर्मिनल वाला कोई जो जालक है वो एक ऐसे चतुर टर्मिनल जालक के समान होगा, एक ऐसे चतुर टर्मिनल जालक के समान होगा जिसमें एक वोल्टा स्रोत ई क्यू तथा इसके श्रेणी क्रम में एक प्रतिबाधा जेड ई क्यू अवलोकित की गई हो। ठीक है, तो ऐसे ऐसे जालक के परिपथ के तुल्य होता है दो टर्मिनल वाला जालक। ठीक है, डायग्राम बना लिया था हमने, दो चित्र बने थे, चित्र ए और चित्र बी। वहाँ से चित्र ए को हमने पहले यूज किया था और चित्र ए में हमने लोड धारा आई एल का मान ज्ञात किया था। कौन से नियम से? लूप के नियम से। ठीक है, लूप के नियम से हमने इसमें ये ज्ञात किया था। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं उसी को। तो अब हम टर्मिनल जो जालक है उसके टर्मिनल एक और दो यानी सिरे एक और दो खुले होने पर उनके मध्य में जो जेड ई क्यू प्रतिबाधा, जिसे अवलोकित प्रतिबाधा भी कहते हैं, जो आरोपित की गई है उसका मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, टर्मिनल एक बार दो खुले होने पर होने पर उनके मध्य अवलोकित प्रतिबाधा जेड ई क्यू जेड ई क्यू का मान निम्न चित्र की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। निम्न चित्र की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। चित्र क्या है, इधर बना दे रहा हूँ। जेड ई क्यू अवलोकित प्रतिबाधा है, तुल्य प्रतिबाधा है एक और दो सिरों के बीच की टोटल। ठीक है, ये देखो Z1 Z2 और Z3। इस चित्र में जो चित्र ए है और इसमें एक अंतर हमने ये कर दिया। क्या डिफरेंस कर दिया है? और डिफरेंस ये है कि हमने जो वोल्टा स्रोत को हटा दिया है। इसको लिख लेंगे, चित्र से स्पष्ट है कि जब कैसे लिखो, जब चित्र में वोल्टा स्रोत को हटा दिया।
ठीक है, निकाल दिया गया वोल्टा स्रोत को। उसके बाद क्या डायग्राम, तो इस चित्र में आपको तुल्य प्रतिबाधा ZeQ का मान ज्ञात करना है। अब इस चित्र को ध्यान से देखो तो आपको, अगर मैं Z1 और Z3 के बारे में पूछूं, Z1 और Z3, Z1 और Z3 किस क्रम में जुड़ी हुई प्रतिबाधा है? समांतर क्रम में। किस में है? समांतर क्रम में जुड़ी हुई प्रतिबाधा है। तो इन दोनों को हम पहले समांतर क्रम में जोड़ते हैं। इसको चित्र C बोल दो, ठीक है, डायग्राम C। चित्र C से स्पष्ट है कि चित्र C से स्पष्ट है कि प्रतिबाधा Z1 व Z1 व Z3 समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में जुड़े हैं। इनकी तुल्य प्रतिबाधा तब तुल्य प्रतिबाधा Z' हो तो बराबर Z' बराबर Z1 प्लस बराबर Z3। तुल्य प्रतिबाधा Z' अगर है तो Z' का मान ऐसे ज्ञात करेंगे, समांतर क्रम में जुड़े हैं। यहाँ पर किस क्रम में जुड़े हैं? समांतर क्रम में। श्रेणी क्रम में जुड़े होते तो डायरेक्ट जोड़ देते, 1/, करने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पर Z' का मान लिया आ गया, और थोड़ा सॉल्व करेंगे तो Z' बराबर क्या आ गया? Z1 Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3। ये वैल्यू किसकी आ गई आपकी? Z', यानी कि इसके और इसके तुल्य प्रतिबाधा क्या आ गई है? Z', ठीक है। इसी प्रकार अब इसके जो तुल्य प्रतिबाधा होगी वो इस प्रतिबाधा Z2 के किस क्रम में जुड़ी होगी? श्रेणी क्रम में जुड़ी होगी। किस क्रम में जुड़ी होगी? श्रेणी क्रम में। लिख लीजिए, इसी प्रकार Z2 तो हो गया ना, Z' तथा Z2, अभी कम होगा Z2, Z' तथा Z2 प्रतिबाधाएं श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई है। अतः तुल्य प्रतिबाधा ZeQ निम्नलिखित होगी। तुल्य प्रतिबाधा ZeQ निम्नलिखित होगी। नोट करेंगे इसको पूरा। तुल्य प्रतिबाधा है जो ZeQ क्या होगी? निम्नलिखित होगी। मैं इसको हटा दूँ, इधर से हटा दूँ।
चलिए देखिए, जेड डैश प्लस जेड टू श्रेणी क्रम में है ना, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं जोड़ने के लिए। तो देख क्या आ जाएगा, जेड डैश का मान यहाँ पर निकाला था हमने, जेड डैश का क्या मान था, Z1 Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3, यही तो था। जेड डैश का मान क्या था, ये लिखा हुआ है उसको देखिए, Z1 Z3 ये है, तो Z का मान आपके पास आ गया है। अब हम ये जो वैल्यू है Z की ये है, इधर लिख लेंगे अलग और इसको हम कर देंगे साफ। ये वैल्यू हमने लिख ली है, इसको हम यहाँ से हटा दे रहे हैं, ठीक है। ZEQ का मान आपके पास आ गया। अब जो वोल्टा स्रोत EEQ लगा है उसका मान ज्ञात करेंगे। चलिए इसके लिए इसी प्रकार टर्मिनल 1 और 2 टर्मिनल 1 व 2 के मध्य विभवांतर EEQ निम्नलिखित चित्र से ज्ञात किया जा सकता है। किया जा सकता है, इसके लिए भी डायग्राम बना लीजिए। ठीक है, हाँ। देखो चित्र को थोड़ा सा समझ लीजिए, चित्र सेम है, वोल्टेज स्रोत Z1 Z3 और ये Z2 और खुले टर्मिनल के सिरे 1 और 2 क्या हैं, खुले हैं। और जब टर्मिनल 1 और 2 खुले हैं उस स्थिति में 1 और 2 के बीच विभवांतर कितना लिया गया है, EEQ। ठीक है, इसी EEQ का मान ज्ञात करना है। अब इसमें थोड़ा सा थ्योरी का पार्ट है। क्या है थ्योरी, क्या लिखी जाएगी, जरा इसको सोच लीजिए। इसमें अब ध्यान से देखो, अगर टर्मिनल 1 और 2 खुले हुए होंगे तो चित्र को देखकर जरा बताइए कि Z2 प्रतिबाधा में धारा प्रवाहित होगी क्या। जैसे इसके कारण धारा इसमें बह रही है, सपोज दैट इधर परिपथ है ही नहीं, खोल दिया है, तो ये विद्युत धारा इधर नहीं जाएगी। ठीक है, क्योंकि इधर क्या हो गया है,
परिपथ अप्रूव्ड हो गया है। और जब धारा ऐसे मार्ग का अनुसरण करती है जो कि कैसा हो, छोटा पथ हो जिसका, ठीक है, तो धारा उधर ना जाकर विद्युत धारा कहाँ आएगी, इधर ही रहेगी, ठीक है। तो अब ये Z2 प्रतिबाधा कैसी हो गई, निगलेक्ट हो गई, उसका होना इस परिपथ में या न होना एक जैसा हो गया है, ठीक है। तो Z2 प्रतिबाधा निगलेक्ट हो चुकी है टर्मिनल 1 और 2 के ओपन होने से। तो जब ओपन होने से निगलेक्ट हो गई है तो ये जो 1 और 2 सिरों के मध्य विभवांतर EEQ था, तो अब ये विभवांतर कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, क्योंकि इसका तो कोई वजूद है नहीं। जितना विभवांतर 1 और 2 पर ये था EEQ का, अब EEQ कहाँ आ जाएगा, Z3 पर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, Z3 के सिरों पर आ जाएगा, ठीक है। यही चीज़ हम इसमें थ्योरी में लिखेंगे। चलिए देखिए, चित्र से स्पष्ट है, इसको भी चित्र डी डालो। चित्र डी से स्पष्ट है सिरे, चाहे टर्मिनल बोल दीजिए चाहे सिरे बोल दीजिए, एक ही बात है ना। 1 बार 2 के खुले होने पर Z2 प्रतिबाधा का प्रभाव शून्य हो जाता है। Z2 प्रतिबाधा का जो प्रभाव है वो कैसा हो जाता है, शून्य हो जाता है। अब अतः Z3 प्रतिबाधा के सिरों पर विभवांतर, अतः की जगह जिससे लिखो तो ज़्यादा सही लगेगी। जिससे Z3 प्रतिबाधा के सिरों पर विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला लिखूंगा और उस फॉर्मूले में डायरेक्ट EEQ का मान लिखूंगा। आप मुझे बताओगे, रिटेन में लिख के बताओगे कि ये जो फॉर्मूला है कहाँ से आया है और किस प्रकार में लगा। हालांकि मैं बताऊंगा कि मैंने कौन से फॉर्मूला का यूज किया है, लेकिन आप मुझे उसको डिस्क्राइब करके और लिख कर रिटेन में मेरे व्हाट्सएप पर सेंड करो, ठीक है। देखो अतः वोल्ट का विभाजन नियम से वोल्ट का विभाजन नियम से वोल्ट का विभाजन नियम से विभवांतर EEQ विभवांतर EEQ क्या वैल्यू देते हैं, ये वैल्यू होगी। ये वैल्यू आपको बतानी है कैसे आई, ठीक है। ये वैल्यू EEQ का मान भी कैसे आ गया, ये हमने हिंट दे दी, वोल्ट का विभाजन नहीं है। EEQ Z2 प्लस Z2, इसका मान भी
इधर लिख लेंगे या फिर इसका तो याद है, ठीक है, इसको छोड़। अब आप इसको पूरा नोट करेंगे, ठीक है, मैं इसको हटा दे रहा हूँ। अब अपने पास देखो ई क्यू का मान आ गया और जेड ई क्यू का, दोनों के मान अपने पास है, ठीक है। चलिए, जेड ई क्यू का मान तो लिखा हुआ है और जेड ई क्यू का मान हमें पता है। अब समीकरण जो 3 है शायद, जो कि हमारा आई एल का मान निकला था, ठीक है, देख लेना कौन सा समीकरण था। जो चित्र ए को हमने लूप नियम जो लगाया था और उसमें जो आई एल का मान निकला था, उस आई एल के मान फिर उसको हमने वहाँ सॉल्व नहीं किया था। हमने कहा था आगे जब जरूरत होगी तब उसको सॉल्व कर लेंगे, अब उसकी हमें ज़रूरत है, ठीक है। तो देखो चित्र ए में आई एल के मान, चित्र ए से आई एल का मान याद करना, याद किया था ना, वो समीकरण यूज करेंगे। क्या क्या वैल्यू हमारे पास आई ए बराबर, देखो जरा क्या वैल्यू थी। आई एल बराबर क्या निकला था हमारे पास, आई एल बराबर था आपका शायद ई जेड 3 अपॉन ब्रैकेट में क्या था Z1 प्लस Z3, Z1 प्लस Z3, और क्या था याद करो, Z1 प्लस Z3 एक ब्रैकेट में, दूसरे में था ZL प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस ZL, Z2 Z3 और ये ZL, और बाहर क्या था Z3 का, यही था ना, देख लेना शायद थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ। तो ये आई एल का मान हमारा, तब समीकरण मुझे याद नहीं कौन समीकरण था वहाँ पर, ठीक है, आप चेक कर लेना। तो अब थोड़ा सा इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। वो वैल्यू है उसको लिखा रहने दो, अभी जरूरत होगी तो उसका यूज करेंगे। कि ई क्यू बराबर में देखो क्या था, ई जेड 3, ये बोलोगे ना, लिख ही रहने दो, ठीक है। उसको हम जो पहले इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करो इसका। आई एल बराबर ई जेड 3 Z1 Z2 और Z1 Z3 Z1 ZL, ठीक है, इसका हो गया 3। अब Z3 का करो इसको, Z2 Z3 Z3 स्क्वायर और Z3 ZL, ठीक है। चलिए देखिए, इसका ही हो गया 3 कर लिया, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, सबके हो गए। ये और बचाइए, इसको लिख दो, ठीक है। ये इससे कैंसिल हो गया। आई एल बराबर क्या मेरा, ये वैल्यू आपको बची, ठीक है। इसको हटा दे रहा हूँ मैं ऊपर,
ये आपको यहाँ पर कौन सा लिखा है? देखो यहाँ से देखो, इसमें से और इसमें से Z2 कॉमन ले लेंगे और अब क्या बचा है, ये ZL का है, ये ZL है और ये Z है। तो देखो कैसे लिखते हैं इसको, इसको आगे लिखो प्लस यहाँ से इसमें से और इसमें से Z2 कॉमन ले लो प्लस इधर ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, इसमें से इसमें ZL कॉमन ले लो, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ भी ब्रैकेट है Z1 प्लस Z3 का, यहाँ भी ब्रैकेट है Z1 प्लस Z3 का, और यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है Z1 प्लस Z3 का, लेकिन कॉमन लेंगे हम तीनों में से। ब्रैकेट में जो लिखा है वो पूरा ब्रैकेट वाला जो टर्म है उसको कॉमन लेंगे। यहाँ तो है तो कहाँ आ जाएगा, इसमें बटे में आ जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ZL प्लस Z2 Z1 Z3, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, नीचे वाली लाइन को इसको हटा दो, देखिए अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे। इस पूरे ब्रैकेट को, ये वाला जो ब्रैकेट है इसको हम इसके साथ लिखेंगे। ठीक है, बटे में ठीक है, ये आ गया। चलो इसको हटा दो, ये आ गया। इसको समीकरण डाल देंगे कोई भी, इसको अब ये वैल्यू देखो जरा किसकी है, ध्यान से देखो उधर ई की तरफ देखिए, ये वैल्यू किसकी, ई की है, और यहाँ से लेके Z2 और ये पूरा वैल्यू किसका, ये Z ई की वैल्यू, इन दोनों के इसमें हम क्या करेंगे, मान रखेंगे। इन दोनों क्या करेंगे, इसमें मान रखेंगे, और मान रखने के बाद जो है बस आपका पेपर में सॉल्व होने वाली है। ठीक है, मान रखने के बाद क्या करेंगे, जो चित्र बी था, स्टार्टिंग में 2 चित्र बनाए थे, चित्र बी में भी KVL लगाओगे, तो जब KVL लगाओगे तो यही समीकरण मिलेगा। कौन सा समीकरण, जब ZEQ और EEQ के मान रख दोगे तब जो समीकरण यहाँ से मिलेगा वो समीकरण उसी समीकरण के बराबर होगा जब आप चित्र बी में KVL लगाएंगे, और वहाँ से किसकी वैल्यू निकालेंगे, IL का जो मान निकालेंगे उसमें बिल्कुल कैसा होगा, दोनों समीकरण कैसे आपको मिलेंगे, सेम इक्वेशन मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए, और उस वक्त हम कह सकते हैं कि चित्र ए और चित्र बी में जो परिपथ दिए गए हैं वो कैसे हैं, इक्विवेलेंट सर्किट हैं। कैसे परिपथ हैं, समतुल्य परिपथ है, और हमारी जो प्रमेय होगी वो कैसे हो जाएगी, सिद्ध हो जाएगी। ठीक है, तो ये प्रमेय हमारी क्लियर होगी। इसमें ये प्रमेय इम्पोर्टेंट थ्योरम है ये भी, और इसको अच्छे से पढ़ें क्योंकि थोड़ा सा ये लेंथी है। इसमें एक दो कंसेप्ट लगते हैं, जैसे वोल्टेज डिवाइडिंग रूल लगता है, और मुझे टर्मिनल 1 और 2 के ओपन होने पर जो प्रतिबाधा ZE का मान क्या किया था वो थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है।